हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 22 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है इस वीडियो की, तो इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और जो भी इसकी PDF है वो आप डाउनलोड कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, AIB की अंतर्राष्ट्रीय सूची में भारत से उत्तर प्रदेश की किस लेखिका का चयन किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राशि बदलिया का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में नेशनल कैडेट कोर यानी NCC का ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ये दोनों PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर में कितनी मिसाइलों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया? तो 100 मिसाइलों का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में देश की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस शुरू हुई? तो ये कहाँ पे शुरू हुई है? ध्यान रखेंगे, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दही हांडी को खेल का दर्जा दिए जाने का फैसला लिया गया? तो अभी जो है महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि जो दही हांडी खेल है इसे जो है खेल का दर्जा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 20 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन का ट्रायल किया गया, इसमें कितनी बोगियां लगी हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 295 बोगियां, और ये जो है देश की सबसे लंबी ट्रेन थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की युवा पहलवान प्रिया मलिक ने विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता? तो सिल्वर मेडल यानी रजत पदक इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पारिवारिक पेंशन की अधिकतम राशि में कितने गुना वृद्धि की है? तो अभी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने 7.5 गुना वृद्धि कर दी है पारिवारिक पेंशन की अधिकतम राशि में। दोस्तों, हमारे प्रदेश में क्या था कि जो पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 शुरू की गई थी, तो उसके तहत क्या था कि जो माता पिता हैं अगर उनका निधन होता है दोनों का, तो ऐसी स्थिति में जो संतान है उसे 2 पारिवारिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान था। ठीक है, अब तक जो दोनों पारिवारिक पेंशन थी उनका जो योग है वो 15,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकता था। लेकिन अभी क्या है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो इनके द्वारा जो ये पारिवारिक पेंशन है इसकी अधिकतम सीमा जो है वो बढ़ा दी गई है, और अब ये जो है बढ़कर की कितनी हो सकती है? तो 1,12,500 रुपये प्रति माह इसे कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो पारिवारिक पेंशन थी उसमें 7.5 गुना, ध्यान रखेंगे 7.5 गुना तक की वृद्धि जो है की गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या है कि जो प्रदेश में पारिवारिक पेंशन स्कीम थी 1965, उसके तहत क्या प्रावधान था कि प्रदेश में अगर किसी भी बच्चे के माता पिता दोनों की मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में संतान को 2 पारिवारिक पेंशन दी जाती थी। अब ये दोनों जो पारिवारिक पेंशन थी वो अधिकतम 15,000 रुपये तक हो सकती थी, इससे अधिक वो नहीं हो सकती थी। लेकिन अभी जो है प्रदेश सरकार ने जो है इसे बढ़ा दिया है और 7.5 गुना इसको जो है वृद्धि की है, और अब ये जो पेंशन है वो 1,12,500 रुपये प्रति माह कर दी गई है। ठीक, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे आप, उत्तर प्रदेश में जो है नई पारिवारिक पेंशन स्कीम जो है 2022 के अनुसार 7.5 गुना तक की वृद्धि की गई है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली NCR की तर्ज पर यूपी में लखनऊ SCR बनेगा, इसके अंतर्गत लखनऊ के किन पड़ोसी जिलों को विकसित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी,
इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त तो सभी, यानी कि कानपुर, उन्नाव और बाराबंकी। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होता है एनसीआर। क्या होता है? एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। तो इसी के तर्ज पर अब हमारे उत्तर प्रदेश में भी क्या होगा, जो लखनऊ है, राजधानी लखनऊ, तो उसका जो दायरा है वो बढ़ाया जाएगा और इसे बढ़ाते हुए राज्य राजधानी क्षेत्र जो है इसे विकसित किया जाएगा, स्टेट कैपिटल रीजन। इसे जिस तरह से एनसीआर है उसी की तर्ज पर जो है इसे भी अब विकसित किया जाएगा। दोस्तों एससीआर में लखनऊ के साथ जो पड़ोसी जिले हैं उनमें बाराबंकी, उन्नाव और कानपुर के कई हिस्सों को जोड़ते हुए नियोजित तरीके से विकसित किया जाएगा। इस प्रस्ताव के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण का जो क्षेत्रफल है वो 3 गुना तक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जिस तरह से एनसीआर है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उसी के तर्ज पर अब हमारे उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है इसका भी दायरा बढ़ाया जाएगा और यहाँ पर भी एससीआर जो है विकसित किया जाएगा, यानी कि राज्य राजधानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में भी विकसित किया जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आप। अगर पूछ लिया जाए एनसीआर की तर्ज पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का फैसला किया, तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने और लखनऊ का जो दायरा है वो बढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के संग्रहालय ने कानपुर की कलाकृति सहित कुल 7 कलाकृतियों को भारत को लौटाने के लिए समझौता किया? तो किस देश ने? तो ध्यान रखेंगे स्कॉटलैंड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों 19 अगस्त 2022 को जो स्कॉटलैंड देश है तो वहाँ पर एक शहर है स्कॉटिश शहर। तो स्कॉटिश शहर ग्लासगो एक शहर है स्कॉटलैंड में। तो वहाँ पर क्या एक संग्रहालय है, तो वहाँ पर जो संग्रहालय है वहाँ भारत के सरकार के लिए 7 चोरी की कलाकृतियों को भारत वापस लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दरअसल दोस्तों स्कॉटलैंड में एक शहर पड़ता है, कौन सा? ग्लासगो। तो यहाँ पर क्या है एक संग्रहालय है और यहाँ पर भारत सरकार की, जो भारत हमारा देश है, यहाँ की 7 चोरी की कलाकृतियाँ वहाँ पर मौजूद थी। तो जो संग्रहालय है वहाँ से जो 7 कलाकृतियाँ मौजूद थी उसे भारत वापस करने के लिए एक समझौते पर साइन किए गए। ये स्कॉटलैंड का एकल संग्रह से वस्तुओं का सबसे बड़ा प्रत्यावर्तन है। 7 पुराने जो अवशेष हैं वो 14वीं सदी के औपचारिक इंडो फारसी तलवार है और कानपुर के एक मंदिर से लेकर के 11वीं सदी की नक्काशीदार पत्थर की चौखट भी इसमें शामिल है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे जो स्कॉटलैंड है यहाँ से 7 कलाकृतियाँ जो हमारे भारत में वापस आएंगी। इनमें से हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर की कलाकृति भी इसमें शामिल है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, कानपुर के एक मंदिर की जो है कलाकृति इसमें शामिल है और इसके साथ ही 11वीं सदी की जो नक्काशीदार पत्थर की चौखट है वो जो है इसमें शामिल है। तो ये सारी जो कलाकृतियाँ हैं वो भारत वापस आ रही हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षर बना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मंडला। दोस्तों मध्य प्रदेश का जो आदिवासी बहुल जिला है, कौन सा? मंडला। जो मंडला जिला है ये भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है कौन सा? मंडला, जो कि कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। दोस्तों 2011 में सर्वेक्षण जब किया गया था तो उस दौरान जो मंडला जिला है इसकी साक्षरता दर 68% थी, लेकिन जो 2020 है उसमें एक रिपोर्ट जारी की गई और इस बात पर यह प्रकाश डाला गया कि इस जिले में 2.25 लाख से अधिक लोग साक्षर नहीं थे। ये 2020 की रिपोर्ट थी और उनमें से ये बताया गया कि जो इसमें साक्षर लोग नहीं हैं वो अधिकतर कैसे लोग हैं? वो आदिवासी लोग हैं जो साक्षर नहीं हैं। दोस्तों इसी के चलते मध्य प्रदेश में एक अभियान शुरू किया गया, कौन सा? निरक्षरता से आज़ादी। ये अभियान की शुरुआत की गई और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यही था कि जो निरक्षर लोग हैं उनको साक्षर बनाया जा सके। तो इसी के चलते ये जो अभियान है वो चलाया गया और ये अभियान काफ़ी सफल हुआ और अभी जो है मध्य प्रदेश का जो मंडला जिला है ये भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। यानी कि जो मंडला जिला है यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति 100% व्यक्ति जो है वो अपना नाम लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आपसे पूछा जा सकता है भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला जो है कौन सा बन गया? तो ये मंडला है और ये कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश का ये मंडला है और आदिवासी बहुल ये जिला है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा जानेंगे।
तो मध्य प्रदेश से याद रखेंगे कि इसकी कैपिटल है भोपाल, इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। ठीक, तो ये बातें मध्य प्रदेश से रिलेटेड याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ब्लॉकचेन प्रणाली से किसानों को बीज वितरित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है झारखंड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों जो झारखंड है, जो झारखंड की सरकार है, उसने टेक कंपनी सेटलमेंट के सहयोग से ब्लॉकचेन प्रणाली के आधार पर किसानों को बीज वितरण शुरू किया है। इसके साथ ही जो झारखंड है ये कृषि क्षेत्र में ब्लॉकचेन प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य क्या है? ब्लॉकचेन प्रणाली का तो पारदर्शी तरीके से बीजों और अन्य योजनाओं के वितरण को सक्षम बनाना, ये इसका उद्देश्य है। किसका? जो ब्लॉकचेन प्रणाली है उसका। अब दोस्तों जो ब्लॉकचेन प्रणाली है तो ये किस तरह से काम करती है और क्या है ब्लॉकचेन प्रणाली, तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो दोस्तों ये जो ब्लॉकचेन बीज प्रणाली है ये क्या है? ये एक बीज आपूर्ति वितरण को ट्रैक करता है। जो बीज की आपूर्ति की जाती है किसानों में उसको जो है ये ट्रैक करेगा। क्या है कि कृषि निदेशालय से जो आपूर्ति की आदेश जारी किए जाते हैं, उसके बाद जिला कृषि अधिकारी द्वारा बीज की मांग रखने, ट्रैकिंग बीज पैनल में शामिल सरकारी बीज उत्पादक एजेंसी से वितरकों और खुदरा विक्रेताओं, और इसके बाद एफपीओ, और अंत में किसानों को इसका जो बीज का वितरण। यानी कि एक साधारण भाषा में अगर देखा जाए कि ये जो ब्लॉकचेन प्रणाली है इसका उद्देश्य क्या होगा, तो जिस तरह से बीज का वितरण जो है किसानों में किया जाता है तो ऊपर से लेकर के नीचे तक, क्योंकि कई लोगों के पास जो है जो बीज है इसकी प्रक्रिया से गुजरना होता है और अंत में किसानों को ये वितरण किया जाता है। तो ये जो सारी प्रक्रिया है पूरी ऊपर से लेकर के नीचे तक, तो इस प्रक्रिया पर जो है ये नज़र रखेगा और ट्रैक करेगा, ताकि क्या होगा कि पारदर्शी तरीके से बीज और अन्य योजनाओं का वितरण जो है ये किसानों को किया जा सके। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखें यहाँ से कि ब्लॉकचेन प्रणाली के आधार पर किसानों को बीज वितरण शुरू किया गया है और ये जो प्रणाली है वो लागू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक, आप यहाँ से समझ में आएगा कि ब्लॉकचेन प्रणाली क्या है कि एक ऊपर से लेकर के नीचे तक व्यवस्थित तरीके से जो बीज है उसका वितरण किया जाएगा किसानों में, ताकि पारदर्शी तरीके से बीजों का वितरण किया जा सके। दोस्तों जो झारखंड है ये देश का पहला राज्य बना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैप में झारखंड कहाँ पर है, तो ये आप देख सकते हैं बिहार के नीचे पड़ता है झारखंड, और जो झारखंड ये भारत के किन किन राज्यों की सीमा को टच करता है, तो देख सकते हैं ऊपर की ओर बिहार है, और इसके यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर है ये छत्तीसगढ़, और यहाँ पर आप देख सकेंगे उड़ीसा, और ये है यहाँ पर वेस्ट बंगाल, और इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश है इसको भी जो है ये टच करता है। तो ये सारे राज्य हैं जिनकी सीमा को झारखंड टच कर रहा है। झारखंड की कैपिटल क्या है? तो रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, और झारखंड के गवर्नर हैं रमेश बैस। और झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखेंगे 14, और राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है? तो 6 यहाँ पर जो है राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों एक झारखंड से क्वेश्चन याद रखेंगे कि देश का पहला ऐसा राज्य कौन सा बना है, ऐसा कौन सा जिला बना है जहाँ पर हर गांव में एक पुस्तकालय खोला गया? तो ये बना है झारखंड का जामताड़ा जिला, जहाँ पर हर गांव में जो है एक पुस्तकालय खोली गई। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करें, और सभी लोग जो है वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स किया करो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, और अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि इस वीडियो में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। लेकिन लाइक करेंगे या फिर आप कमेंट करेंगे, एक काम आप जो है ज़रूर करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। तो क्वेश्चन है कि इन्वेस्ट ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने। दोस्तों जो एडलवाइस म्यूचुअल फंड है इसने 24 अगस्त को भारत की प्रथम स्कीम लॉन्च करेगी। और कैसी स्कीम है ये? तो सिंगल फंड के जरिए सोने और चांदी में निवेश की पेशकश करेगा जो एडलवाइस म्यूचुअल फंड है ये। ठीक, तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश करने वाला जो है कौन है? तो ये है एडलवाइस म्यूचुअल फंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, असम सरकार ने। दोस्तों जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने
एक नई परियोजना शुरू की है। कौन सी परियोजना है? तो विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना, ये परियोजना शुरू की है। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं तो उन्हें जो है 10 महीने की अवधि के लिए प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना इस परियोजना का उद्देश्य रहेगा। 10 महीने बाद उन्हें पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में एकीकृत कर दिया जाएगा और परियोजना के तहत जो छात्र हैं उन्हें निःशुल्क जो है मुफ्त में मध्याह्न भोजन दिया जाएगा, यूनिफॉर्म दी जाएगी और पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ध्यान रखेंगे, आपसे अगर पूछा जाता है विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का शुभारंभ जो है किस राज्य में किया गया, तो असम में जो है इस परियोजना का शुभारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है? तो वो भी ध्यान रखेंगे, जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उन्हें जो है 10 महीने की अवधि तक प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना, ये इस योजना का उद्देश्य रहेगा। दोस्तों यहाँ पर असम की बात है तो मैप में देखते हैं असम कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है असम, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये असम पड़ता है। जो असम है ये किन किन राज्यों की सीमा को टच करता है? तो नीचे की ओर जस्ट देखेंगे मेघालय है, यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल है, ये आप देख सकते हैं, और ऊपर की ओर अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर साइड में पूरब की ओर नागालैंड है और नागालैंड के नीचे मणिपुर और यहाँ पर मिजोरम और यहाँ पर ये त्रिपुरा। तो ये सारे राज्य हैं जो कि असम की सीमा को टच करते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। दोस्तों असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। दोस्तों मैप की लोकेशन आपको इसलिए दिखाते हैं, कई बार ऐसा होता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे असम है तो इसमें कौन सा राज्य जो है इसकी सीमा को साझा नहीं करता है। अब कोई ऑप्शन आपको अलग से दे दिया जाएगा, जैसे बिहार दे दिया, उड़ीसा दे दिया, तो ये जो राज्य हैं ये इसकी सीमा को टच नहीं करेंगे। तो जो टच करते हैं वो आपको याद रखने हैं। दोस्तों असम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो वो भी ध्यान रखेंगे 14, और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ये है 7। अगला क्वेश्चन है, दिग्गज खिलाड़ी समरभद्रु बनर्जी का हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है एक फुटबॉल के खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों भारतीय फुटबॉल टीम के जो पूर्व कप्तान रहे समरभद्रु बनर्जी, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। 92 साल की एज में इनका निधन हुआ है। दोस्तों इन्होंने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में देश को ऐतिहासिक चौथे स्थान पर पहुंचाया था, तो इसके लिए इन्हें जो है जाना जाता है। दोस्तों जो समर बनर्जी थे इनका 92 साल की उम्र में निधन हुआ है कोविड-19 की वजह से। 2009 में इन्हें मोहन बागान रत्न से भी सम्मानित किया गया, तो वो भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों जो ये समरभद्रु बनर्जी हैं इन्होंने 2 बार इन्होंने कितनी टोटल जो है 3 बार, ठीक ध्यान रखेंगे, इन्होंने जो है कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 3 बार संतोष ट्रॉफी जीती है। ठीक ध्यान रखेंगे आप, क्या कितनी बार? 3 बार जीती है। खिलाड़ी के तौर पर इन्होंने 1953 में और 1955 में संतोष ट्रॉफी जीती, और एक बार जो है इन्होंने कोच के रूप में 1962 में संतोष ट्रॉफी जो है वो जीती थी। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो बनर्जी हैं ये एक जानी मानी फुटबॉल के खिलाड़ी थे, उत्कृष्ट खिलाड़ी थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है, 92 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शहीद भगत सिंह के नाम पर। दोस्तों जो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसका नाम बदला जाएगा, और किसके नाम पर रखा जाएगा? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर जो है इसका नाम अब रखा जाएगा। दरअसल दोस्तों इसके लिए क्या है, पंजाब और हरियाणा सरकार के बीच काफ़ी लंबे समय से सहमति नहीं बन पा रही थी, और इस वजह से जो है ये काम काफ़ी लेट होता जा रहा था। लेकिन अभी क्या है, पंजाब और हरियाणा की जो सरकार है उसके साथ ये सहमति बनी, और जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, ठीक ये बात ध्यान रखेंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उन्होंने इस मुद्दे पर बैठक की और दोनों के बीच जो है ये सहमति बनी कि जो इसका नाम है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का वो रखा जाएगा शहीद भगत सिंह के नाम पर। दोस्तों इसके साथ ही 485 करोड़ रुपए की हवाई अड्डा परियोजना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, पंजाब और हरियाणा की सरकारें का एक संयुक्त उद्यम है। तो ये बात यहाँ से ध्यान रखेंगे कि जो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम बदला जाएगा, और किसके नाम पर रखा जाएगा? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर इसका नाम अब रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो रांची से जो है इसका शुभारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा।
दोस्तों जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है तो इसने 20 अगस्त 2022 को सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ साझेदारी में झारखंड में जो रांची है यहाँ से ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। ये जो परियोजना है कौन सी, ग्रामीण उद्यमी परियोजना, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य है जनजातीय समुदायों में उनके समावेशी और सतत विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण को बढ़ाना। ये जो है ग्रामीण उद्यमी परियोजना का उद्देश्य है। दोस्तों ये जो परियोजना है ये महाराष्ट्र है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में लागू की जा रही है। ठीक, तो ध्यान रखें कौन सी परियोजना है, ग्रामीण उद्यमी परियोजना। और ये जो ग्रामीण उद्यमी परियोजना है इसके दूसरे चरण का शुभारंभ अभी किया गया 20 अगस्त 2022 को झारखंड के रांची से। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। उद्देश्य क्या है तो वो भी आपने देखा कि जनजातीय समुदाय में उनके समावेशी और सतत विकास के कौशल प्रशिक्षण को बढ़ाना इस योजना का उद्देश्य होता है। तो दोस्तों ये थे 22 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल का क्वेश्चन, पीएम मोदी ने अगले कितने साल के लिए पंचप्रण लक्ष्य की घोषणा की है, तो अगले 25 सालों में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले 25 सालों में जो है जो पांच प्रण उन्होंने लिए हैं उनको जो है पूरा किया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए और जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं तो सभी लोग जो है क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।